नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा या DS एकेडमी का जो लक्ष्य है उसे पूरा कीजिए। यानी कि अगर आप एक कैंडिडेट पढ़ रहे हैं तो 2 से 4-5 लोग आप जोड़ते हुए चलिए। आपका अपना परिवार है, जितनी जल्दी विस्तार पा जाएगा अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जिनके पास किताबों का अभाव है या जो किताबें नहीं खरीद सकते, महंगी कोचिंग नहीं खरीद सकते, तो वो हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। यानी कि अपनी मेहनत के बल पर एक आगामी परीक्षाओं में एक नौकरी अपनी पक्की कर सकते हैं। उनकी अपनी मेहनत रहेगी। जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप क्लास संख्या 1 से जब देखेंगे तो विधिवत रूप में हमने आपको पूरा सिलेबस डिवाइड करने के बाद में हमने आपको एक रिदम में क्लासें दी हैं। दूसरी बात यह है, ये हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस छात्र हित को देखते हुए हम ये क्लासेस लेके आए थे कि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई किसी के मन में ये एक टीस ना चुभे कि हमारे पास किताबों का अभाव था, हमने 750 रुपए या 1500 रुपए फॉर्म की फीस जमा की और हम तैयारी नहीं कर पाए और हमारा चयन रुक गया। ये हमारा उद्देश्य है कि किसी के मन में अंतिम में ये मोमेंट ना बचे कि हम तैयारी नहीं कर पाए, या हमारे पास पैसे होते महंगी कोचिंग करने के लिए तो हम महंगी कोचिंग कर सकते। तो ऐसा किसी के मन में कोई मलाल ना रहे। आप विश्वास कीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी से सलाह लेते हैं तो आप एक विश्वास आप रखते हैं, ठीक है? तो आप हम पे भी थोड़ा सा विश्वास कीजिए। हम जितने तथ्य ला रहे हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, क्योंकि हमारा भी अनुभव है। कई वर्षों से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF, तो हमारा अनुभव है कि परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो कहाँ से बनता है। इसीलिए हम वही तथ्य आपके लिए आपके सामने साझा करते हैं जो परीक्षा उपयोगी है, या तो उससे प्रश्न बन गया है या आगामी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। मूल पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, सभी का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास तथ्यों की कहीं कोई कंजूसी है या हम आपको भ्रामक करने वाले तथ्य दे रहे हैं। जो तथ्य इतिहास ग्रंथों में मौजूद हैं, वहां से आपके लिए कहते हैं कि समुद्र में बहुत सारे सीप पड़े होते हैं, लेकिन उनमें से वो सीप चुनना जिसमें मोती है, वो एक कुशाग्रता का काम होता है। तो वही हम आपके लिए कर रहे हैं। हम परीक्षा उपयोगी तथ्य ही आपके लिए ला रहे हैं। इसीलिए बस हम आपसे इतना कहते हैं कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। हमें गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। आपका जिस दिन चयन हो जाएगा, आप हमें एक फोन करके कहेंगे कि मैम हमारा चयन हो गया, हम आपसे पढ़े थे, धन्य है आपके माता पिता, हम उनसे भेंट भी करना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मिलेंगे आपके परिवार से भी, आपसे भी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। चलिए बात करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे सूफी काव्य धारा में। सूफी काव्य धारा में भी चल रहे थे हम आपके जायसी जी पे। जायसी जी की पद्मावत को हमने देखा है। इससे पहले वीडियो में हमने जायसी जी की कुछ रचनाएं देखा है, आखिरी कलाम, कान्हावत, मसलनमा, ठीक है, चित्ररेखा। आज हम बात करेंगे आपकी रचना अखरावट पे। इससे पहले बता दें थोड़ा सा, जो अभी आपको इससे पहले वीडियो में प्रश्न दिए गए थे। आपका एक प्रश्न था कि किस रचना में सगुण रूप का वर्णन मिलता है, जायसी की किस रचना में सगुण रूप का वर्णन मिलता है। तो कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगा, हृदय एकदम गदगद था, क्योंकि आप वीडियो को बहुत विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़ रहे हैं, और प्रश्नों के जब उत्तर सभी के आए थे कमेंट में, किसी का भी रॉन्ग नहीं था, सभी के उत्तर बहुत अच्छे मुझे लगे। तो वो था आपका कान्हावत। कान्हावत में जायसी जी ने ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया है या उपासना की है। दूसरा प्रश्न था कि किस रचना के अंत में मोहम्मद साहब के महत्व को प्रतिष्ठित किया है जायसी जी ने। तो ये थी आपकी रचना आखिरी कलाम।
तीसरे प्रश्न की अगर बात कर ले तो किस रचना में जायसी ने सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं किया है, या जायसी की किस रचना में सूफी आपकी मान्यताएं हैं उनका प्रवेश नहीं हुआ है, तो वो रचना थी आपकी चित्ररेखा। बात कर ले चौथे प्रश्न की, तो आपका फोर्थ प्रश्न था कि सूफी सिद्धांतों की कृति किसे माना जाता है, जायसी की किस कृति को सूफी सिद्धांतों की कृति माना जाता है, तो वो थी आपकी आखिरी कलाम। ठीक है, तो ये आपके जो पिछली वीडियो थी उसमें जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर थे। चलिए बात करते हैं अखरावट पे। आज हम जायसी जी को संपूर्ण रूप में पढ़ लेंगे। कुछ पंक्तियां जायसी जी के काव्य से संबंधित बचेंगी, जो थोड़ी बहुत हमें लगेगा उचित उनको हम करा देंगे। उसके बाद में बाकी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो होम पेज है आपका डीएस एकेडमी का उसके भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बात करते हैं अखरावट की। अखरावट रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं अखरावट के। बात करते हैं कि इस रचना में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला, देखिए किसका, देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं। तो देखिए आ से अखरावट, ये जो है अखरावट है, यानी कि आ से लेकर शुरू हुई है, और यानी कि ये वर्णमाला पर आधारित है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला पर आधारित है। और इस रचना में जायसी ने क्या किया है कि जो देवनागरी वर्णमाला के जो वर्ण हैं आ से ज्ञा तक, तो उन वर्णों के एक एक वर्ण को लेकर, वर्णमाला का एक एक वर्ण को लेकर क्या किया है कि सैद्धांतिक बातें कही हैं। एक तरीके से जैसे होता है डिक्शनरी रूप में। डिक्शनरी में तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक एक वर्ण को लेकर उसके आधार पर सैद्धांतिक बातें कही हैं। जैसे कि आ ले लिया, आत्मा है, अब आत्मा क्या है उसका सैद्धांतिक विस्तार दिखाया है। आगे जाके पा ले लिया, परमात्मा है, निर्गुण निराकार ईश्वर है, अल्लाह है। तो इन सब का उसने जायसी जी ने इस रचना में विस्तार से सैद्धांतिक रूप में विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस रचना का मूल विषय की बात करते हैं तो क्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति। फिर से प्रश्न बन जाएगा, देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना का मूल विषय या मूल वर्ण्य विषय सृष्टि की उत्पत्ति है। तो ये कौन सी रचना है आपकी? अखरावट। अखरावट रचना में जायसी जी ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही है, यानी कि उनका मूल जो विषय है वो ये है। बात करते हैं कि इस रचना में सृष्टि की उत्पत्ति इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। देखिए जैसे कि इसमें जो यहाँ पे विरोध है थोड़ा सा, जैसे कि देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है अखरावट में, और साथ ही साथ सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है का उसका आधार क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति का आधार, जहां पर वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें इसमें कही गई हैं और सृष्टि की उत्पत्ति की भी बात कही गई है। लेकिन प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है? तो इस्लामी धर्म ग्रंथों के आधार पर। देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है, कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट में सृष्टि की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है? इस्लामी धर्म ग्रंथों के आधार पर, भागवत के आधार पर, उपनिषद के आधार पर। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगा लेते हैं तो इस्लामी जो धर्म ग्रंथ है कुरान वगैरह, तो उसको हम सही कर ले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भ्रमित हो जाते हैं जब विस्तृत नहीं पढ़े होते हैं। तो इसमें जो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है वो इस्लामी धर्म ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं कि यह रचना चौपाई छंद में रचित है। तो किस छंद में रचित हुई है? अखरावट की रचना किसमें हुई है? तो चौपाई छंद में ये रची गई है। अखरावट से इतना ही प्रश्न है, किसकी रचना है? जायसी जी की है। इस रचना में क्या किया है जायसी जी ने? तो देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं। ठीक है, यानी कि वर्णमाला पर आधारित है, एक शब्दकोश के रूप में है ये। और इस रचना का मूल विषय क्या है? मूल वर्णीय विषय जो है वो आपका सृष्टि की उत्पत्ति है। सृष्टि की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है? तो इस्लामी धर्म ग्रंथों के आधार पर, यानी कि कुरान के आधार पर। ठीक है,
किस छंद में रचित है ये रचना? तो ये रचना जो मूलतः रचित है चौपाई छंद में है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जितनी रचनाएं हमने जायसी जी की लिखवाई थी, अंतिम रचना हमारे पास बच रही है। अंतिम रचना को देख लेते हैं। कहरनामा। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको स्वयं में लग रहा होगा कि तथ्य गूढ़ तो नहीं है, ठीक है, या परीक्षा उपयोगी तथ्य है, क्योंकि आपको अच्छी तैयारी करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस प्रश्न पत्रों को देखना होगा, ठीक है। और बहुत से कमेंट ये टिप्पणी भी करते हैं कि आप इतना समय एक प्रश्न पर देते हो, तो ये प्रश्न पर समय देने जायज भी है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अगर आपका एक क्लास में तैयार हो रहा है, तो मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। चलिए, बात करते हैं कहरनामा की। रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे बात करते हैं कि इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है तथा परमात्मा की महत्ता को स्पष्ट किया है। परमात्मा की महत्ता को स्पष्ट किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कवि ने कहार जाति में होने वाले विवाह प्रथा को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन की प्रस्तुति की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह रचना, मुख्य बात है इस रचना की, यह रचना कहारों के, एक जनजाति होती है, कहारों के लोकगीत कहरवा की लोक धुन पर आधारित है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी विस्तृत इसमें। अंतिम रचना है जायसी जी की। जो रचनाएं हम पढ़ रहे थे उनमें ये अंतिम है। सभी रचनाओं को हम देख चुके हैं और बहुत विस्तृत अध्ययन हमने किया है। हमें नहीं लगता कि इन रचनाओं से अलग जाके एक्सपर्ट आपके लिए प्रश्न बनाएगा। अगर इन रचनाओं से प्रश्न बनेगा, अब तक जितना हमने पढ़ा है, अगर वहां से प्रश्न बनता है, हमें नहीं लगता कि जितना हमने पढ़ा है वहां से प्रश्न जाएगा। बात करते हैं कहरनामा की। रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है तथा परमात्मा की महत्ता को स्पष्ट किया है। आध्यात्मिक विवाह क्या होता है?
आध्यात्मिक विवाह होता है कि आत्मा का परमात्मा से आध्यात्मिक रूप में जब मिलन होता है और उस मिलन में जो आत्मा है वो परमात्मा को अपना प्रेमी का या प्रेमी मान लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जा रहा है, जैसे हम सूफी संप्रदाय की सूफी संप्रदाय में हम चल रहे हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो आत्मा है वो पुरुष है और जो परमात्मा है वो स्त्री है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक विवाह हुआ है, एक तरीके से अंतर्मन का जो विवाह हुआ है स्त्री पुरुष का है। और इसमें यानी कि कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जायसी ने किया है। ठीक है, और किसकी महत्वता को या किसकी महत्ता को स्पष्ट किया है, परमात्मा की, यानी कि स्त्री है होगी यहाँ पर। ठीक है, परमात्मा की महत्ता को स्पष्ट किया है। बात कर लेते हैं कि कवि ने कहार जाति में होने वाले विवाह प्रथा को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन की प्रस्तुति की है। महत्वपूर्ण है ये लाइन, देखिए कैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में कहार जाति में होने वाले विवाह प्रथा को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। तो कहारनामा रचना में, ठीक है, कहार जाति, यहां से आप पकड़ भी ले जाएंगे कहार जाति का। ठीक है, और सीधा सीधा भी आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कहार जाति का वर्णन अपनी किस रचना में किया है। देखिए प्रश्न क्या होता है, छोटे छोटे से भी पॉइंटों से एक्सपर्ट प्रश्न बना लेता है। और ये मैं सतही ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं वो आपके लिए तथ्य लेके आई हूं जो बच्चन सिंह में नहीं है तो शुक्ल जी में है, शुक्ल जी में भी नहीं है तो वो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में है, वहां से कुछ बचता है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास में है। लेकिन सारे प्रामाणिक तथ्य आपको इतिहास से मिलते हैं। बहुत ज्यादा तिथियों में आप भ्रामक ना होइएगा। ठीक है, तो कवि ने क्या किया है, कहार जाति का वर्णन किस रचना में किया है, तो कहरनामा में किया है। और कहार जाति की जो विवाह प्रथा है उसको आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा का परिणय और विवाह मिलन का जो वर्णन किया है, जो आध्यात्मिक विवाह की बात जायसी जी ने कही है, किस रचना में कही है, तो अब आपकी कहरनामा में कही है। ठीक है, बात कर लेते हैं यह रचना कहारों के लोकगीत, कहारों के क्या लोकगीत, कहरवा, कहरों के जो लोकगीत होते हैं उनको कहते हैं कहरवा, की लोकधुन पर आधारित है। ठीक है, तो इस यह रचना कहारों के जो लोकगीत होते हैं उनको कहरवा कहा जाता है और उनकी जो लोकधुन होती है उस पर आधारित है। ठीक है, तो यानी कि कहार जाति से संबंधित या उनकी जो भी संस्कृति है, विवाह प्रथा है या जो लोक शैली है, लोकगीत है, उनको आधार बनाकर जायसी ने अपनी किस रचना का वर्णन किया है, तो ये है आपकी कहरनामा। ठीक है, और साथ ही में इसमें जो विशेषता है वो ये है कि इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, देखिए यहां से जायसी ने अपनी किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है। और यहां पे अगर आप इस रचना को नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर सीधे सीधे से, देखिए बहुत कैंडिडेट नहीं पढ़े होंगे तो वो सीधा सीधा विकल्प पद्मावत लगा देंगे, क्योंकि पद्मावत में भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संकेत हैं, लेकिन खुलकर जायसी जी ने जो वर्णन किया है, जो विस्तृत रूप में वर्णन किया है, वो कहरनामा में किया है। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आप एक जो रचना है उसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं हम उनको बताते हैं। देखिए रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, पहला पॉइंट। दूसरा है जायसी ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है, दूसरा। फिर है जायसी ने अपनी किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन करते हुए परमात्मा की महत्ता को स्पष्ट किया है या परमात्मा के महत्व को प्रतिपादित किया है। वहां पे जब हमने पीछे देखा था तो उसमें था कि अंतिम में प्रतिपादित किया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्रतिपादित किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, वो आखिरी कलाम की बात थी। अगला है यहां से देखिए कि कवि ने कहार जाति में होने वाले कहार जाति का वर्णन अपनी किस रचना में किया है। ठीक है, तीसरा या चौथा पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद है कि कहार जाति में होने वाले जो विवाह प्रथा है उसको आधार बनाकर जायसी ने अपनी किस रचना को लिखा है, तो कहरनामा है। और कहार जाति में होने वाली विवाह प्रथा को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के का जो परिणय और मिलन है, ये वर्णन जायसी ने अपनी किस रचना में किया है, तो ये भी आपकी कहरनामा हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद है कि कहारों के जो लोकगीत हैं उनको क्या कहा गया है। यहां से प्रश्न बनेगा, कहारों के जो लोकगीत हैं उनको क्या कहा गया है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो क्या कहा गया है? कहरवा। ठीक है, और उस पर आधारित कौन सी रचना है? जायसी जी की तो कहरनामा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, कोई हमारी किसी शिक्षक से तुलना ना करे, क्योंकि हम अपनी तुलना किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर की एक जो कृति होती है वो अपने में अलग होती है। जायसी पर आधारित आलोचनात्मक पुस्तकें। देखिए, आपको अगर कोई और पुस्तकें मिलती हैं तो आप वो कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। हम उस चीज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें जो परीक्षा उपयोगी लगी हम उनको 2-3 पुस्तकों को लेकर आए हैं। हमें लगा कि आपको बहुत अच्छा नोट्स हम आपका एक तैयार करवा दें, इसीलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आप भी सहयोग कीजिए वीडियो को शेयर करने में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इनकी पुस्तक है जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली, ब्रैकेट में भूमिका भी आप लिख सकते हो, इनका भूमिका करके भी। और ये पहली है। दूसरी है त्रिवेणी। त्रिवेणी में आप याद रखिएगा GST, यानी कि जायसी, सूर और आपके तुलसी। कहते हैं ना, तो कबीरदास जी को तो इन्होंने बाहर कर दिया था। तो वैसे तो जायसी ग्रंथावली मूल रूप से जायसी पर आधारित है, लेकिन त्रिवेणी में भी जायसी का वर्णन मिलता है। और ये जो त्रिवेणी है ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर पर, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है पद्मावत की संजीवनी। पद्मावत की संजीवनी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। और आपको ध्यान होगा कि 1956 में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये वासुदेव शरण जी को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। ठीक है, आप खुद से नोट कर लीजिएगा। शिव सहाय पाठक अगले आलोचक हैं, शिव सहाय पाठक। बहुत ज्यादा मतलब शोध होता है, अभी भी जायसी जी पर शोध हो रहा है, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी हमें पुस्तकें लगी है हम उन्हीं को लेकर आए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी और मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य। ठीक है, अगली रचना की बात करते हैं, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही की बात करें तो इन्होंने जायसी नाम से रचना की है। जायसी, इनकी रचना का नाम जायसी है, जो आलोचनात्मक पुस्तक है। अगले नंबर पर बात करते हैं राम पूजन तिवारी। राम पूजन तिवारी। कई बार क्या होता है ना कि आलोचनात्मक रचनाओं से भी प्रश्न बन जाता है, और आलोचनात्मक रचनाएं जो पूछी जाती हैं ज्यादातर वही पूछी जाती हैं जो चर्चित होती हैं। सीधा सीधा जायसी से कुछ प्रश्न नहीं बनाए, हो सकता है यहां से प्रश्न बना ले। और अगली बात करते हैं रविनंदन सिंह। रविनंदन सिंह की रचना है जायसी आलोचना के निकष पर। जायसी
आलोचना के निकष पर। ठीक है, चलिए देखिए, जायसी पर इसमें सिर्फ हमने 5 या 6 पुस्तकें ही दी हैं। इसके बाद अगर आपको आलोचना विधा पढ़ते हुए कोई और रचनाएं मिलती हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कबीरदास जी पर आधारित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, जो उन पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई थी, तो उनको हमने वहां पे देखा था। और आज हम जो देखिए, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, उनसे कोई भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन उनसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा ही जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने लिखी है जायसी ग्रंथावली। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी पुस्तक उन्होंने त्रिवेणी लिखी है, जिसमें जायसी जी का भी वर्णन है। हमने बताया जीएसटी यानी कि जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या लिखी है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या यानी कि जो जायसी की रचना है पद्मावत, उस पर एक व्याख्या उन्होंने की है अपने अनुसार। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि किससे संबंधित है या किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। अगले नंबर पे बात करते हैं तो शिव सहाय पाठक। शिव सहाय पाठक की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य। सीधा सीधा है, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य किसकी रचना है, तो शिव सहाय पाठक की रचना है। आगे बात करते हैं विजय देव नारायण शाही, इनको शॉर्ट में बीडीएन शाही भी बोल देते हैं। तो विजय देव नारायण शाही ने जायसी नाम से जायसी जी पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है या शोध रूप में पुस्तक लिखी है। बात करते हैं राम पूजन तिवारी। तो राम पूजन तिवारी जी ने भी जायसी के नाम से ही जायसी जी पर, मलिक मोहम्मद जायसी जी पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। बात करें अगली रविनंदन सिंह की, तो रविनंदन सिंह ने जायसी आलोचना के निकष पर, देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जायसी आलोचना के निकष पर किसकी रचना है, तो या किसकी आलोचना है, तो रविनंदन सिंह की आलोचना है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी वाली है, क्योंकि इस पे 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और वो भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और दूसरे नंबर का पुरस्कार इनको मिला है। तो आप क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक दो पंक्ति देखते हैं, उसके बाद में कुछ रचनाएं प्रश्न देखेंगे। चलिए बाकी पंक्तियां हम उसमें देख लेंगे जब अपन वो देखेंगे, क्या कहते हैं, पीडीएफ में देख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले पे। विक्रम दशा प्रेम के 12, सपनावती कह गया हूं पतारा, दूसरी पंक्ति देखते हैं। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, महत्वपूर्ण है। नाहित काह छार भई मुठी, नाहित काह छार भई मुठी, दूसरी पंक्ति है। अगली बात करते हैं। पीयू सो कहे संदेश,
हे भोरा हे काग, सोधनी बिरह, सोधनी बिरह, बिरहे जरे मुई ये है पंक्ति। एक और देखते हैं। नयन जो देखा कंवलवा, नयन जो देखा कंवलवा, निर्मल नीर शरीर, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर, जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू, सुना तो आए आंसू। चलिए देख लेते हैं। पंक्ति है महत्वपूर्ण जायसी जी की। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयों पतारा। दूसरी है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मोठी। अगला है पीयूष कहूं संदेशुणा, हे भोरा हे काग, सोधनी बिरहे जरी हुई, ते ही धुआं हम लाग। ये नागमती है जो संदेश भेजना चाहती है रत्नसेन को। अगला है नयन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दर्शन दसन ज्योति नग हीर। अगली पंक्ति है जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ के रूप से हम इसकी व्याख्या आपको करके बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं 2-3 प्रश्नों की। पंक्तियां जो सभी महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान असिस्टेंट वगैरह प्रोफेसर वगैरह में पूछी जाती हैं, वो सब हम आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। पहला है जायसी ने अपनी किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है। आज विकल्प नहीं मिलेंगे।
क्योंकि बहुत विस्तृत हमने समझाया है। दूसरी बात करते हैं, जायसी ने अपनी किस रचना में वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं? ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। कहारों के लोकगीतों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न लेते हैं, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई दीन उड़ाई पृथ्वी छूटी। पंक्ति किस रचना से है? पांचवा प्रश्न आप लीजिएगा। जायसी आलोचना के निकष पर किसकी आलोचनात्मक कृति है? ठीक है, तो ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके 5 प्रश्न हैं। इन पांचों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सीधा सीधा एक का लिख के आप आगे उत्तर लिख दीजिएगा, दूसरा लिख के आप उसके आगे उत्तर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, सीधा सीधा हम उत्तर बता देंगे। ठीक है, तो आखिर में बस 2 ही शब्द बोलना है, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं शाम को 7 से लेके 9 बजे के बीच में। और देखिए, हमारा कंपैरिजन आप किसी से नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप भी ईश्वर की अनन्यतम कृति हैं और हम भी अनन्यतम कृति हैं। कोई किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, कोई किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। तो आप किसी शिक्षक से या किसी से अगर आप तुलना करेंगे तो आप डॉक्टरों की तरह है कि आप दवाई तो खा रहे हैं एक डॉक्टर की, लेकिन आप कहेंगे कि अरे नहीं, उससे अच्छा तो वो दवाई डॉक्टर देता है। तो जिस डॉक्टर की आप दवाई खा रहे हैं वो आपको कभी आराम नहीं करेगी। तो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, किसी और शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़िएगा, थोड़ा सा विश्वास रख के आप पढ़िएगा, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। शिक्षक सिर्फ आपको पढ़ाता है, आपको गाइडलाइंस देता है, आपको पढ़ने के लिए एक निर्देशन देता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं आप इन पुस्तकों को पढ़ें, इन पुस्तकों को पढ़ें। साथ में हम तो आपको पढ़ने का तरीका भी साथ के साथ बताते चलते कि अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। इसीलिए हम बोर्ड पर आपको हर जो भी रचना पढ़ाते हैं उसमें से कितने प्रश्न बन सकते हैं, हम ये भी आपको बता के आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मेहनत हम भी आपके लिए कम नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद मैम फ्री में दे रही हैं तो इसलिए भ्रमित कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार विश्वास करके देखिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। आज हमने जायसी जी को कंप्लीट कर लिया है पूर्ण रूप से। जायसी जी की जो कुछ पंक्तियां हैं
वो पहले तो आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, उसके बाद में व्याख्यायित रूप में हम आपको बाद में देंगे। और आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे। जो अन्य सूफी रचनाएं बची हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं और बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी तक आपने कामकंदला वगैरह सीधा सीधा पढ़ा होगा कि ये उनकी है, कामकंदला चौपाई उस रचनाकार की रचना है, लेकिन आज आप जानेंगे कि उन रचनाओं में भी विशेषताएं क्या हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नवीन तथ्यों के साथ में, विस्तृत गहन अध्ययन के साथ में, जहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि सतही प्रश्न बनाने आयोग ने बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।